अच्छा, उसकी कौन? बुजुर्ग? तूने मान लिया तू बुजुर्ग है माशाल्लाह, क्योंकि बच्चे यहाँ पे आने हैं ना, तुम तो बुजुर्ग हो गए। हम्म। अच्छा जी, कौन सा सवाल किया था हमने कल? मॉडर्ना स्पोर्ट्स क्लब हो गया था। ऐसी बात, कुछ बात नहीं। अच्छा, कल जून जुलाई का महीना सी है। ना मैं नहीं गया, कल संडे की क्लास है, कल देखूंगा कौन कौन आया, उसके हिसाब से चलेगा। है, मैं उसको खोलना बैठ गया। अभी 3 बजे का। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मैसेज कर दूंगा। 10:30 से 1 बजे तक, तो 1 बजे के बाद होगी। अच्छा जी बच्चों, कुछ है जी थ्योरी, वो हमने समझनी है। कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हुए। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हुए, ये सारी बातें आपने पढ़ी हुई हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ASNPO। तो कहता है कि यार वो जो IFRS है ना, वो बड़ी बड़ी इदारों पे अप्लाई होने चाहिए। जो छोटे छोटे इदारे हैं, NGO टाइप इदारे हैं, वो उसके ऊपर इतने बड़े बड़े स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होने चाहिए। तो कुछ स्टैंडर्ड निकाले हैं, और वो निकाले हैं ICAP ने। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ पाकिस्तान इशूड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर NPO एज पर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। SECP ने उसको कहा कि यार इन छोटे छोटे इदारों पे IFRS अप्लाई करेंगे, तो IFRS अप्लाई करने के लिए छोटे मोटे अकाउंटेंट को तो आता कख नहीं। आता है तो बड़े अकाउंटेंट का आता है, बड़ा अकाउंटेंट वो रख नहीं सकते। अब कौन सी NGO 4-5 लाख रुपए का चार्टर्ड अकाउंटेंट रखे? तो उन इदारों का बेचारों का क्या कसूर है? वो इतना, वो लोगों को सर्व करके नेकियां कमाए कि चार्टर्ड अकाउंटेंट को पैसे दे के अपनी NGO बंद करवाए। ठीक है, तो SECP ने कहा ICAP को कि यार कुछ करो, आप पढ़े लिखे लोग हो, कुछ छोटे मोटे स्टैंडर्ड इनके लिए भी बना दो। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, IFRS बड़े डिटेल रिक्वायरमेंट है, हम इन NGO के ऊपर छोटी छोटी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक छोटे से स्टैंडर्ड बना देते हैं। बात सुन लगी थी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट आपको पता है क्या होता है? अच्छा जी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, NPO की फाइनेंशियल में क्या क्या होगा, पढ़े जरा क्या क्या लिखा हुआ है? अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ चेंज नेट एसेट्स, ये बेसिकली स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के मुकाबले में निकला है, क्योंकि इक्विटी होती नहीं है यहाँ पे, तो वहां पे उसके लिए फिर क्या वर्ड यूज होगा? आगे। ठीक है जी, ये चीजें होंगी। क्या क्या चीजें चेंज होगी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन वही है। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की जगह क्या आ गया? स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी की जगह क्या आ गया? स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन नेट एसेट। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो वही है, नोट्स भी सेम है। अच्छा, ये इदारा इक्विटी से नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे शेयर कैपिटल नहीं होगा, शेयर प्रीमियम नहीं होगा, तो फिर ये चलेगा कैसे, पैसे कहाँ से आएंगे? उसने कहा जी इंडममेंट डोनेशन, कुछ डोनेशन होंगे इंडममेंट टाइप के, वो भी आप समझने क्या होते हैं। इंडममेंट डोनेशन क्या होते हैं, पढ़े जरा। है, क्लास लेट।
इंडममेंट डोनेशन सिंपल अल्फाज में ये है, आपने आई कैप का इंडममेंट फंड सुना हुआ? आई कैप का इंडममेंट फंड का कंसेप्ट क्या है? सुना है कि? अच्छा, किसको मिलता है? अच्छा, वेरी गुड, पता की है। इंडममेंट फंड का कंसेप्ट ये है कि फर्ज करें को आई कैप के पास 1 करोड़ रुपया है। कितने पास है? 1 करोड़ रुपया। वो कहता है कि जो गरीब बच्चे हैं ना, वो फीसें नहीं दे सकते, आई कैप के पेपर फीस भी नहीं दे सकते, और कॉलेज की एजुकेशन फीस भी नहीं दे सकते। कॉलेज वालों से तो वो रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि यार आप डिस्काउंट दे दो, कॉलेज वाले डिस्काउंट दे देते हैं। फिर वो कॉलेज वालों को कहते हैं कि जो आपकी नज़र में गरीब है ना, वो हमें भी बता दो, हम क्या करेंगे, उन लोगों से पेपर फीस कम ले लें। बात लगी? एक पेपर की फीस आजकल कितनी है? पहले पेपर की 5,500 है, फिर उसके बाद 3,500। वाह, जिन्हें जमा कराई, ज्यादा तो नहीं जमा कराई, पापा ने की होगी। हाँ, खुद ही की थी, तो तुझे पता ही नहीं? पैसे नहीं देखे, कार्ड क्यों मेरा नहीं था? मुझे कौन सा मैसेज आया था कि इतने पैसे कटे गए? नहीं, तेरे नहीं आया। मुझे नहीं आया। देखे ना, तेनों की पता फिर किन्ना तो ठोक दिया अगला ने फड़ गया है। किसका कार्ड था? हमारा जिगरा चेक कर लग रहा है। तू रात जो तो गया है मैंने तेन कुछ भी नहीं क्या होना, क्या क्या है? जे होता ना कार्ड पापे का, और रात को छितर पेने से तेनों। नहीं, फीस की जमा हो नहीं थी तेरी, पापा ने भी कर देनी थी। अगले 2 दिन पापा तेन बगैर किसी वजह तो बाहर मार्केट चक्कर लवाने थे, जा लै गया उठ नखटुआ, मुफ्त बैड डेट्स, पिछले भी बैड डेट्स, ए भी बैड डेट्स। ठीक हो गया जी, बराबर। अच्छा जी, अब आई क्या कहता है कि यार वो बच्चे हमें बता दो जो गरीब है। तो जो मुख्तलिफ किस्म के कॉलेज वाले होते हैं वो एक लिस्ट दे देते हैं, यार ये बच्चे हैं, हमने इनको डिस्काउंट दिया है। इंडममेंट फंड में वो बच्चे फिर अप्लाई करते हैं, आई का अपना क्राइटेरिया अप्लाई करता है, वो देखता है बच्चा वाकई डिजर्विंग है कि नहीं है। ठीक हो गया? अगर तो डिजर्विंग हो तो फिर वो उसकी फीस जो होती है ना, पेपर फीस, वो कम करता है। मेरे ख्याल में 50% कम करता है। अगर आपकी एक पेपर की फीस 6,000 है तो वो 3,000, क्या था, 3,000 जमा करा। ठीक है जी। अच्छा, आई के वो फंड इस्तेमाल कैसे करता है? आई क्या कहता है, मेरे पास पड़ा है 1 करोड़, ये 1 करोड़ मैंने रख दिया बैंक में। कहाँ रख दिया? तो ये 1 करोड़ 1 करोड़ ही रहेगा, ये कभी कम नहीं होगा। इस 1 करोड़ के ऊपर जो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा ना, वो इंटरेस्ट मैं बच्चों को दे दूंगा। क्यों? क्योंकि आई कैप एक ऐसा इदारा है जिसके अकाउंट्स में से पैसे निकालना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, या सदर अल्फाज में जो ट्रस्ट होते हैं ना, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, क्योंकि उनका कोई मालिक नहीं होता, उनका कोई मालिक नहीं होता। तो मालिक के पास पावर होती है पैसे उठा के घर ले जाए, तो इन इदारों का कोई मालिक नहीं होता, तो कोई पैसे उठा के घर नहीं लेके जा सकता। मेरी बात समझ लगी? क्लियर है सबको? तो अब आई कैप अपने अकाउंट्स में से 1 करोड़ रुपया निकाल के बच्चों को नहीं दे सकता, क्योंकि जो भी देगा ना वो पकड़ा जाएगा, भाईजान तू केड़ी पावर सी तेरे को, 1 करोड़ रुपया तो बच्चे को क्यों देता है? तो वो नहीं दे सकता। ये बात समझ लगी कि नहीं लगी? हाँ, वो ये कर सकते हैं कि 1 करोड़ रुपया कहता पड़ा हुआ है, तो ये यहां पे भी पड़ा हुआ है और बैंक में भी पड़ा हुआ है, तो बैंक में जहां पे पड़ा हुआ है वहां पे पड़ा रहे। बस बैंक को ये कहेंगे कि तुम इसके ऊपर क्या करो, जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो तुम साइड पे कर दो, और वो जो पैसे बैंक साइड पे करेगा इंटरेस्ट वाले, वो हम बच्चों में बांट देंगे कि आप भाईजान तुम अपनी फीसा एडजस्ट करा लो। अरे बच्चों ने तो नहीं ना सूद क्या किया, खाया, वो तो आई कैप ने किया ना। आई कैप जाने तो होता कम जाने, बच्चों का इसमें क्या लेना देना? मतलब एक दुकानदार समोसा बेचते वक्त ये देखेगा कि ये जो 10 रुपए 50 रुपए का नोट मुझे दे रहा है कहाँ से लेके आया? अब दुकानदार समोसे बनाएगा तो मगर मगर जाए। नहीं समझ आ रही बात? दुकानदार तो फंस गया, उन्होंने कहा यार मैं समोसे बाद च बनावा, पहले मैं लोगों के घर जाके वेखा जिन्होंने समोसे खाने वो की करते पे।
तो वो बेचारा तो कुछ नहीं कर सकता ना, उसके पास तो पैसे आए हैं, उसे चीज देनी है। अब वो उसके ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो ये देखे कि ये पैसे कहाँ से आए। ठीक है जी। तो आई कैप क्या करता है कि भाई वो पैसे उसके करोड़ पे ही रहते हैं, पैसे कभी 1 रुपए, 1 करोड़ से 1 रुपया भी नीचे हुआ ही नहीं कभी। तो प्रैक्टिकली वो 1 करोड़ रुपया आई कैप के बुक्स में से कभी निकला ही नहीं। हाँ, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट उसने कमाया, वो इंटरेस्ट उसने बांट दिया डोनेशन के तौर पे। ये है इंडममेंट डोनेशन। समझ लगी बात? अच्छा, कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है, वो आपने याद रखनी है। आप एनजीओ के अंदर एक अकाउंटेंट है, आपने इस तरीके से बातों को समझना। आप कौन है? अकाउंटेंट। कहाँ पे लगे हुए हैं? एनजीओ में लगे हुए हैं। अब वो जो पैसे आपको आएंगे ना, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो होती है एनपीओ ही है। ठीक है। अच्छा, रिस्ट्रिक्शंस, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शंस। समटाइम जो बंदा पैसे देता है ना, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि भाईजान ए पैसा ऐस मकसद वाले इस्तेमाल होना। जैसे आप फर्ज करें गाड़ी में खड़े हैं, एक छोटा सा बच्चा आया, वो कहता है कि अल्लाह के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो आप कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे देंगे, लेकिन तू यदि चर्च पी लेनी, तो लिहाजा मैं तुम्हें चीज़ ला के दूंगा या मैं तुम्हें रोटी खवा के देंगे। या आप किसी बंदे की ड्यूटी लगा देते हैं कि मैं तुम्हें दे रहा 500 रुपया, तो इन्हों दुकान पर लैके तेन रोटी खवा, ये कुछ और ना खाए। बात समझ लगी है? तो आपको पता था कि यार मैंने पैसे दे देते, ये पता नहीं की ला ले, तो लिहाजा पैसे देने वाला क्या कर रहा है? रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है। उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन, कि जिसने पैसा दिया है, चूंकि वो खुद इदारे के बाहर बैठा हुआ है, तो वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाएगा उसको क्या कहेंगे? एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन। अच्छा, अगला पॉइंट, जिसने पैसा दिया उसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाई, आपके पास पैसे आ गए और आपने खुद लगा ली, तो ये क्या कहलाएगी? इंटरनल रिस्ट्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट ने आपको चंदा दे दिया 1 अरब रुपया, 1 अरब रुपया आ गया, आप उस 1 अरब रुपये में लोगों की सैलरियां भी पे कर सकते हैं, फर्नीचर भी ले सकते हैं, बिल्डिंग भी ले सकते हैं, प्लांट भी ले सकते हैं, कोई भी काम करना चाहे आप कर सकते हैं। लेकिन आप कहते हैं नहीं नहीं यार, ये 1 अरब रुपया ना सिर्फ हमने हॉस्पिटल के खर्चों के लिए इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। पॉइंट समझ आ गया कि नहीं आ गया? अब आपको बिल्डिंग की शदीद जरूरत है, तो बिल्डिंग एक चाहिए, आप कहते हैं नहीं यार, ये 1 अरब रुपये को हाथ नहीं लगा, हमने कसम खाई थी कि 1 अरब रुपया हम क्या करेंगे, इस फला मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे। जैसे कंसेप्ट है कि जक़ात का जो पैसा आपने साइड पे किया हुआ है, उससे आप सदका नहीं दे सकते। जक़ात अलग चीज़ है, सदका अलग। जक़ात लीगल रिक्वायरमेंट है, सदका लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि आपने जो पैसे साइड पे कर दिए, अब आप उसको किसी और जगह पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। और समझ लगी है? लेकिन ये ऊपर वाला रिस्ट्रिक्शन है, नहीं लगे। जक़ात के पैसे पे जो रिस्ट्रिक्शन है, वो जक़ात देने वाला लगा रहा होता है कि भाईजान ये जक़ात के पैसे, इसको आप मस्जिद में लगाएंगे कि मदरसे पे लगाएंगे, वो डिसाइड करेंगे कि जक़ात कहाँ कहाँ पे लग सकती है। उसके अलावा पैसे इस्तेमाल नहीं हो। हाँ, सदके वाले पैसे आप जहाँ मर्जी इस्तेमाल करें, लेकिन जक़ात वाले पैसे कुछ खास जगह पे इस्तेमाल होते हैं। ठीक है जी। तो ये वही पॉइंट है, एक्सटर्नल रिस्ट्रिक्शन और इंटरनल रिस्ट्रिक्शन। और समझ लगी? अब बोलो तो सही। टाइप्स ऑफ फंड। अब बच्चों, फंड 3 तरह के होते हैं। तो आपने 3 एग्जाम्पल पढ़ के मुझे बतानी है, इनमें से एंडोमेंट फंड कौन सा है, एक्सटर्नली रिस्ट्रिक्टेड फंड कौन सा है, और इंटरनली रिस्ट्रिक्टेड फंड कौन सा है। ये 3 एग्जाम्पल है, जल्दी पढ़े शाबाश।
हाँ जी, कौन कौन सा फंड कौन कौन सा है? हाँ जी, पहला फंड कौन सा जी? इंडममेंट, पैसे फिक्स है, वो कोई नहीं हिला सकता। दूसरा अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है, और तीसरा रिस्ट्रिक्टेड फंड है। अनरिस्ट्रिक्टेड से क्या मुराद है? ठीक है जी, विच फोकस ऑन प्रोवाइडिंग लाइफ सेविंग ड्रग्स टू पेशेंट हु कैन नॉट अफोर्ड दी कॉस्ट। अब क्या ये पैसे देने वाले ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई है? याद रखो, जब भी पैसे देने वाला थोड़े थोड़े पैसे देगा ना, तो वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकता। रिस्ट्रिक्शन वही लगाएगा जो अरबों रुपए का फंड चंदा देगा। नहीं बात सुनेगी? मतलब आप इशारे पे खड़े, आपको मांगने वाला आया था, 10 रुपए दे रहे हैं, और आप उसको कहने का इधर तू जाके घर बना, वो कहेगा भाई अपने कोल ही रख, 10 रुपए की रोटी नहीं आती भी, तू कहना मैं मेटा लेना जाके, वो बात सुन लगी कि नहीं लगी? तो जो बंदे 100-100 डॉलर दे रहे हैं, क्या वो रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं? वो रिस्ट्रिक्शन है, नहीं लगा सकते। अच्छा, आप पैसे लेके अपने अंदर खाते जो मरीज सोचेगा मैं इसका यही करूंगा, मैं इसका यही करूंगा, वो आपका मसला है। लेकिन हकीकत में वो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड है। जो अनरिस्ट्रिक्टेड फंड होता है ना, आज तक हमने एनपीओ के सवालों में जो पढ़ा था ना, जनरल फंड, वो बेसिकली हकीकत में क्या था? अनरिस्ट्रिक्टेड फंड ही था, जो हम जनरल फंड निकाला करते थे। अब मसला यह है कि थोड़ा सा एडवांस होने लगा काम, कि फंड भी दो तीन तरह के होते हैं। कि जो पैसे आ रहे हैं एनजीओ चलाने के लिए, वो दो तीन तरह के हो सकते हैं। एक वो जिस पे अगला बंदा पाबंदी लगा दे, ठीक हो गया। दूसरा, वो जिस पे अगला बंदा पाबंदी ना लगाए, आप खुद पाबंदी लगा दे, ठीक हो गया। तीसरा, जिसमें अगले बंदे ने पैसे तो बैंक अकाउंट में जमा करवा दिए हैं, वो आप निकलवा नहीं सकते, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है सिर्फ वो आप निकलवा सकते। अच्छा जी, कंट्रीब्यूशन, रेवेन्यू एंड रिसीवेबल। अब बच्चों याद रखो, नॉर्मली ऐसा होता है कि एनजीओ कोई चीजें बेच के पैसे नहीं कमा रही होती, वो तो मेंबरशिप फीस पे चल रही होती है। किस पे चल रही होती है? मेंबरशिप फीस पे चली होती है। लेकिन सम टाइम एनजीओ रेवेन्यू भी कमा रही होती है, वो इतना मेजर अमाउंट में तो नहीं होता, लेकिन छोटा मोटा रेवेन्यू तो कमा रही होती है। जैसे आप किसी जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, तो वहाँ पे कैंटीन भी ओपन है, ठीक है जी। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले गए, सारे इलाज मुफ्त है, लेकिन अगर रोटी खानी है तो बाहर जाके कैंटीन पे जाओगे, तो क्या वो कैंटीन में जो चीज़ें मिली वो भी मुफ्त है? उसके पैसे हैं। लेकिन कैंटीन का रेवेन्यू इतना ज्यादा नहीं है कि इससे डॉक्टरों की सैलरियाँ पे की जा सके। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो वो पैसे जो कैंटीन से कमाई हो रही है, उससे हॉस्पिटल नहीं चल सकता, ठीक है जी। तो उसको हम कहेंगे कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू, जो कैंटीन वाला कमा रहा है, ठीक हो गया। अच्छा, कैंटीन वाला अगर किसी के साथ उधार कर ले, तो वो फिर रिसीवल है। बस लगी। कोई पेशेंट है, वो कैंटीन से कोई रोटी छोटी खा लेता, कहता है यार मेरे पास पैसे नहीं है, कल अब्बू आएंगे तो मैं वहां से लेके दे दूंगा, तो वो कहेगा ठीक है यार कोई मसला नहीं, उन तो गरीब है, कम से कम मैं तो 2 नंबरी तो नहीं करने लगा, इलाज कराना है, तेरा गुर्दा फेल है, उन ऐस वेले तू पैसे तो नहीं मारेगा मेरे, मुझे ना यकीन है तेरे पे, जा। ठीक है जी। तो contribution can come from many sources including individual, corporation, government and other NPOs. Contribution can be in cash or in kind. Contribution include contribution receivable that meet the criteria for recognition of financial statement वगैरह वगैरह। कंट्रीब्यूशन क्या होता है भाई जी? नॉन रेसिप्रोकल ट्रांसफर टू एन एनपीओ। नहीं बात समझ आ रही? क्या मतलब है? कि पैसे जो मिल गए वो वापस नहीं जाने। मतलब पैसे दे दिए, बाद में याद है वो हो यार तेनों बड़ा नोट चला गया, अब वापस कर दिया, छोटे छोटे नोट ले रहा, तो वो वापस नहीं हो सकता। तो वो पैसे जो आप वापस नहीं मांग सकते, वो कंट्रीब्यूशन है। वो पैसे जो आप थोड़ी देर बाद वापस मांग लें, वो फिर अगले बंदे का कंट्रीब्यूशन नहीं है, अगले बंदे का रेवेन्यू नहीं हो सकता। नहीं बात समझ? A contribution is a non-reciprocal transfer to an NPO of cash or other assets, or non-reciprocal settlement or cancellation of its liabilities. Government funding provided to an NPO is considered to be contribution. Restriction, कंट्रीब्यूशन में भी बच्चों रिस्ट्रिक्शन हो सकती है। कौन सी? रिस्ट्रिक्शंस ऑन कंट्रीब्यूशन में ओनली बी एक्सटर्नली इम्पोज्ड। बाहर से ही रिस्ट्रिक्शन लग जाएंगी, अंदर से वाला कोई चक्कर नहीं। रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन इज अ कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू एक्सटर्नली इम्पोज स्टिपुलेशन दैट स्पेसिफिकली specify the purpose for which the contribution contributed as is to be used। मतलब कंट्रीब्यूशन में ये है कि अगले बंदे ने आपको एसेट दे दिया, तो उसने कहा यार आप एनजीओ खोल के बैठे हुए हैं, आपके पास प्रिंटर मशीन कोई नहीं होनी, मैं आपको मशीन दे देता हूँ,
तो एनजीओ वाले मशीन तो डेबिट कर लेंगे, लेकिन क्रेडिट क्या करें, कैश तो नहीं ना दिया कि उन्होंने किसी को, तो वो क्रेडिट उनके लिए रेवेन्यू है। क्रेडिट उनके लिए क्या है, रेवेन्यू, क्योंकि कैश दिया नहीं है किसी को, तो फिर क्रेडिट करना क्या, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का भी मतलब यही होगा कि फ्यूचर में पैसे देने हैं। तो क्या फ्यूचर में किसी को पैसे देने हैं, फ्यूचर में तो पैसे किसी को नहीं देने। तो आपके पास मशीन आई है, ओके, मशीन आई है, तो इसके दो ही हल हो सकते हैं, या तो आपने किसी को कैश दे दिया है, या आपने किसी को कैश फ्यूचर में देना है। अगर तो कैश दे दिया है, क्रेडिट, और अगर नहीं दिया, फ्यूचर में देना है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट। ठीक हो गया। लेकिन इस सूरत में मशीन तो आई, मशीन तो होगी डेबिट, लेकिन ना आपने किसी को पैसे दिए, ना देने का इरादा है, तो फिर क्रेडिट किसको करें, क्योंकि जब तक क्रेडिट नहीं करेंगे एंट्री पूरी नहीं होगी। मशीन डेबिट, क्रेडिट क्या करें, ठीक है जी। तो आप रेवेन्यू को क्रेडिट करें, किसको क्रेडिट करेंगे, रेवेन्यू। लेकिन जिसने मशीन दी उसने कहा भाईजान ये सिर्फ इस मकसद के लिए इस्तेमाल करनी है आप, तो वो रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कौन सा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। जैसे कोई बंदा पैसे देता है कि यार इधर ना तुम इन करो, वाटर कूलर लगवा लो, लोग पानी पियेंगे स्वाब होएगा, तो आप उन पैसों से सिर्फ वाटर कूलर ही लगा सकते हैं। यहाँ तक की बात सुन लगी। इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन, इंडोमेंट कंट्रीब्यूशन में भी वही कंसेप्ट है। क्या आपने पैसे जमा करवा दिए, उसके ऊपर आने वाली कमाई आप दे रहे हैं, वो पैसे नहीं दे रहे हैं किसी को। कंट्रीब्यूशन और वो अगर उसके मुताबिक ना करें तो वो वापस हो जाती है। क्या, डिस्ट्रिक्ट की जो हाँ, अगर ना वो उसके फ्लाइटेड है तो वापस भी हो हाँ, जाती लीगली आप वापस करने के वो हैं। मतलब सादा अल्फाज में गवर्नमेंट ने आपको ग्रांट दी कि भाईजान तुम प्लांट लाओ, तुम नहीं लाया, तो क्या होगा, वापस ही होगी। अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन, एन अनरिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन इज अ कंट्रीब्यूशन दैट इज नीदर ए रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन नॉर एन एंडोमेंट। वो कहता है हर वो कंट्रीब्यूशन जो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो अनरिस्ट्रिक्टेड है। अब बच्चों ये 5 एग्जाम्पल हैं, आपने मुझे बताना है इनमें से कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन क्या क्या है, जल्दी करें।
कौन कौन सा कंट्रीब्यूशन कौन सी बात है? पहला कौन सा है? रिस्ट्रिक्टेड। क्यों? देखो, अमीर बंदों ने पैसे दिए 10 मिलियन, ठीक है जी, अमीरों ने पैसे दिए, तो वो कोई कंडीशन लगा सकते हैं। उन्होंने कहा भी है, तो लैंड लेना है, इससे मशीनरी नहीं लेनी। ठीक हो गया? ओके, 25 मिलियन मिल गया अकेले एक बंदे से। लेकिन उसने कहा कि आप जनरल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते। जनरल ऑपरेशन से क्या मतलब? सैलरी दे दो, ठीक हो गया जी, रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवा लो, बिजली का बिल दे दो, पानी का बिल दे दो, जो डेली बेस पे आपके खर्चे हो रहे हैं करो। ठीक है जी। लेकिन उसने कंडीशन ये लगाई है कि ये पैसे आपने कब इस्तेमाल करने हैं? 14 और 15 में इस्तेमाल करने हैं। जबकि पैसे वो दे कब रहा है? 12 में। इसका मतलब है ये पैसे 12 में इस्तेमाल नहीं हो रहे, 13 में भी नहीं हो रहे। कब हो रहे हैं? 14 और 15 में हो रहे हैं। यहां तक की बात लगी? तो बच्चों चूंकि यहाँ पे उसने पर्पस तो स्पेसिफाई नहीं किया, टाइम स्पेसिफाई कर दिया। नहीं समझ लगी? क्या करना है ये उसने नहीं कहा, कब करना है ये उसने कहा। कब? उसने कहा मैं पैसे तो तुम्हें 12 में दे रहा हूं, लेकिन आप इसको इस्तेमाल कब करेंगे? 14 और 15 में। इसका मतलब है 12 13 तक पाबंदी है, 14 15 में पाबंदी खत्म हो जाएगी। मेरी बात सुनेगी? मतलब पैसे आपके पास हैं 12 में, लेकिन अब 12 में इस्तेमाल, 13 में भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, 14 और 15 में जो मर्जी कर। तो 14 और 15 में अनरिस्ट्रिक्टेड हो गया, 12 13 में क्या है? रिस्ट्रिक्टेड। क्लियर हो गया नहीं? तीसरा क्या था? An educational NPO received a plot of land from Salman, subject to the condition that this land shall only be used for construction of a primary education school to be run by that NPO. The fair value of this plot of land is 12 मिलियन। हाँ जी, क्या उसने कंडीशन लगाई है? यस। और बोलो तो सही। पॉइंट सी क्या है जी? रिस्ट्रिक्टेड जो है कंट्रीब्यूशन है। An educational NPO received a plot of land from Mr. Jamal and it can only be used to achieve general objective of that NPO. The fair value of the plot is 15 मिलियन। मतलब जनरल से क्या मुराद है? मतलब उसने आपको क्या किया है? लैंड दे दिया है। लैंड तो ऊपर वाले ने भी दिया था। इस लैंड में इस लैंड में क्या फर्क है? उसने कहा था इस लैंड पे सिर्फ और सिर्फ क्या बनाना है? स्कूल बनाना है। नीचे वाले ने लैंड दे दिया और उसने क्या कहा? कुछ भी नहीं कहा। मतलब आप उस लैंड पे क्रिकेट ग्राउंड बना के मैचेस करवाएं, स्कूल बना लो, लाइब्रेरी बना लो, आप हॉस्पिटल बना लो, ठीक है जी, म्यूजियम बना लो, जो मर्जी बना लो, उसने कोई पाबंदी नहीं लगा। ऊपर वाले ने भी लैंड दिया, नीचे वाले ने भी लैंड दिया, लेकिन दोनों के लैंड देने में समझ आ रहा है फर्क क्या है? तो ऊपर वाला रिस्ट्रिक्टेड है, नीचे वाला क्या है? अनरिस्ट्रिक्टेड है। ई पॉइंट। एन एजुकेशन एनपीओ रिसीव 50 मिलियन फ्रॉम एल्यूमिनी फॉर्मर डोनर्स, जो पुराने जो डोनर थे, subject to the condition that the principal balance shall be invested as per specified investment policy and NPO cannot use the principal balance to fund operation. However, the NPO can utilize the investment earning, मतलब सादा अल्फाज में interest, to pay for the things such as academic program or building new school facilities वगैरह वगैरह। तो बच्चों ये फिर क्या है? ओरिजिनल पैसे आपने इस्तेमाल नहीं करने, ओरिजिनल पैसों के ऊपर जो सूद होगा वो आपने वो सभी वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कौन सा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा? इंडाउमेंट कंट्रीब्यूशन। और समझ लगी बात की? रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू कब रिकॉर्ड करेंगे? बच्चों याद रखो, सीधी सी बात है कि हम नॉर्मल जब किसी बंदे को उधार पे चीजें बेचते हैं ना बच्चों, तो डेटर डेबिट और सेल क्रेडिट किया करते हैं, ऐसी है। लेकिन जब वो बंदा हमें पैसे देता है तो कैश डेबिट, डेटर क्रेडिट करते हैं। अब एनजीओ में उधार आपने बेचना तो कुछ है ही नहीं, एनजीओ में आप सेल तो कुछ कर नहीं रहे, अब सेल कुछ नहीं कर रहे। एक सादा बिजनेस में तो क्रेडिट पे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है। क्रेडिट पे क्या मुराद है? पैसे सच्ची मुची नहीं मिले लेकिन आप फिर भी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते। ठीक हो गया? मसला ये है एनजीओ में भी क्या क्रेडिट पे कुछ चीज रिकॉर्ड हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो एनजीओ का मसला सबसे बड़ा ये है कि एनजीओ कोई चीज नहीं बेच रही।
अगर तो कुछ चीज़ बेच रही फिर तो रिकॉर्ड कर सकती है। पॉइंट समझ लगे कि नहीं लगे? अब एनजीओ जब कोई चीज़ नहीं बेच रही ना, तो फिर आप डेटर को डेबिट करें और रेवेन्यू को क्रेडिट करें, तो कैसे करें? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि बेच तो आप कुछ रहे नहीं। कोई इनकम आप रिकॉर्ड कैसे कर सकेंगे क्रेडिट बेस? ठीक है जी, कैश अगर कोई आपको कैश दे देगा, ठीक है, 100 कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। किसने सच्ची मुझे कैश पकड़ा दिया, कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। तो सादा बिजनेस में तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट, उधार पे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब जनवरी में आपने उधार पे चीजें बेची हैं, जनवरी में आपने रेवेन्यू रिकॉर्ड किया, फरवरी में आपको पैसे मिल गए, तो फरवरी में आप रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं कर रहे, आपने रेवेन्यू जनवरी में रिकॉर्ड कर लिया बिजनेस में। लेकिन ये तो बिजनेस नहीं है, ये तो सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब सर्विस प्रोवाइड कर रही है, जनरल सर्विस। तो अगर नहीं, सब्सक्रिप्शन तो ठीक है, बिल्कुल सब्सक्रिप्शन वाले पे तो ये आएगा। पॉइंट ये है कि क्या यहाँ पे भी क्रेडिट पे रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? जैसे यहाँ पे जनवरी में रिकॉर्ड हुआ और फरवरी में पैसे मिल गए, तो क्या एडवांस में पैसे मिलने से पहले रेवेन्यू रिकॉर्ड हो सकता है? वो कहता है बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसकी शराइत बड़ी सख्त है, उसकी कंडीशन बड़ी सख्त है। कंडीशन क्या है जी? कि भाई अमाउंट टू बी रिसीव्ड इज एस्टिमेटेड एंड कलेक्शन इज रीजनेबली अश्योर्ड। कहता है यहाँ पे आपने डेटर को चीजें बेची हैं, तो ये आपका लीगल एसेट है। मतलब अगर ये आपको पैसे ना दे, आप केस कर सकते हैं इसके खिलाफ जाकर। आप इसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? केस कर सकते हैं। लेकिन चंदा देने वाले के ऊपर आप केस नहीं कर सकते। मतलब एक बंदा जनवरी में कहता है कि यार मैं तुम्हें ना फरवरी में पैसे दूंगा, अल्लाह की कसम में पैसे देंगे, मसीते बैठा वजू करके। तो बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? कितने पैसे दूंगा? 1 लाख रुपए दूंगा। ओके, वो कहता है जनवरी में आप रिसीवेबल बुक कर लो। उसने वादा कर लिया, मस्जिद में बैठ के वजू के साथ वादा किया, तो रिसीवेबल बुक कर लो। कैश तो मिला कोई नहीं, लेकिन वादा तो कर लिया उसने। और रेवेन्यू आप रिकॉर्ड कर लो। जब वो फरवरी में पैसे देगा, कैश डेबिट और रिसीवेबल। हाँ, यही पॉइंट। वो कहता है कि जनवरी में जब वो वादा कर रहा था, तो अपनी दो चीजें इंश्योर करनी है। क्या? अमाउंट उसने बताई है, या तो वो यही कह रहा है ना कि यार अल्लाह की कसम है मैं तेरे पैसे दे देंगा। यार किन्ने देगा? यार ये तो मैं तेन फरवरी च दसा देना। तो क्या मतलब है? अमाउंट पता नहीं चल रही, तो कोई एंट्री नहीं होगी। और समझ लगी बात है? दूसरा पॉइंट, अमाउंट उसने बता दिया, अपने मुंह से बता दिया 50,000 का दूंगा। ओके, अब आपको उसकी माजी की हिस्ट्री से आइडिया लगाना है कि यार ये जो वादा करता है पूरा भी करता है कि नहीं करता। अगर तो हमें इसने हवाई फायर हम रोजाना ही मारता रहता है, लोगों को रोजाना ही कोई ना कोई कसम उठाता रहता है, तो फिर उसकी कसम का एतबार नहीं होगा, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं करें। और बात सुन लगी कि नहीं लगी? मतलब अगर पेप्सी कंपनी कह दे कि हम इतने मिलियन रुपया बच्चों में बांटेंगे ताकि वो स्कूलों में जा सके, तो फिर हम कहेंगे यार इसने जो बात की है ना, ये क्रेडिबल है। इतनी बड़ी कंपनी ऐसी चवल नहीं मार सकती कि वो बात करके मुकर जाए। वो बात सुन लगी कि नहीं लगी? लेकिन अगर जरदारी कह रहा है कि मैं जनाब बच्चों के लिए स्कूल खोलूंगा, उन्होंने कहा ना एंज नहीं, यकीन नहीं किया जा सकता, खोलेगा तो देख लेंगे। और पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? तो एक तो ये है कि अमाउंट वेरीफाई करो कितनी है, दूसरा ये है कि आप उस बंदे की क्रेडिबिलिटी चेक करो कि आपको अश्योरेंस है कि वो दे देगा पैसे। अगर तो अश्योरेंस है, तो आप जनवरी में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो, चाहे पैसे नहीं मिले। और समझ लगी बात है? और बोलो तो सही। अब अगला कंसेप्ट है प्लेज। हाँ, तो रीजनेबली श्योर्ड है तो ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। तो बैड डेट्स, कल को बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लेंगे। जैसे बिजनेस में भी तो ये होता है ना, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट आया ही नहीं बाद में, तो क्या करते हैं? बैड डेट्स, उसके भी बाद में कर लेंगे बैड डेट्स, डेटर क्रेडिट। ठीक है जी। प्लेज, प्लेज क्या होता है? और प्लेज, और प्लेज क्या होता है? और कैश अगर प्लेज वादा होता है। क्या होता है? वादा, कि मैं ये करूंगा। ठीक है जी। तो a pledge is a promise to contribute cash or other asset to an NPO like in function or in program। मतलब फर्ज करें जी, एक एनजीओ ने कहा जी हम एड्स के खिलाफ कंपेन चलाने लगे। ओके,
एक बंदा कह रहा है जी ठीक है मैं घर से ये चीज़ें लेके आऊँगा, दूसरा कहता है जी मैं घर से ये चीज़ें लेके आऊँगा, हम एक पार्टी रख लेंगे, छोटी मोटी सी बिरयानी की देग पका लेंगे, लोगों को इकट्ठा करेंगे, एक सेमिनार करवाएंगे और फिर उसके बाद एंड पे जाकर उनको खाना शाना दे देंगे। तो वो सारे जो खर्चे वगैरह होने वो लोगों ने आपस में क्या किया, एक दूसरे के सामने प्लेज किया कि मैं करूँ चावल ले आवांगा, दूसरे ने कहा मैं करूँ घ्यो ले आवांगा, तीसरे ने कहा मैं देग ले आवांगा, चौथे ने कहा चलो करो चूल्हा ले आवांगा। तो ये सारे लोग क्या कर रहे हैं, एक वादा कर, नहीं समझ लगी। एन टाइम से पता लग गया जी कोई भी नहीं आया, बंदे आ गए रोटी खान, तो उन्होंने तो कोई भी नहीं आया। ठीक है जी, उन्होंने कहा जी मैंने अम्मी मार दी पई है, दूसरे ने कहा मेरे अबू ने पैसे नहीं कोई नहीं देते, तीसरे ने कहा गैस ही कोई नहीं आ रही, सारे नासन हो गए। ठीक है जी। A pledge is a promise to contribute cash or other asset to an NPO, like in function or in program. Similar to any other contribution is able, and an uncollected pledge would only be recognized. मतलब उसने वादा तो किया है लेकिन अभी तक पैसे नहीं दिए, तो क्या आप रिकॉर्ड कर सकते हैं प्लेज को? कहता रख कर सकते हैं जब यहाँ पे 4 क्राइटेरिया मीट होंगे। कितने क्राइटेरिया मीट होंगे? 4। 4 कौन से? 2 तो ऊपर वाले हैं, 2 तो ये वाले। पहला क्या अमाउंट एस्टिमेटेड है और रीजनेबली अश्योर्ड है, 2 क्राइटेरिया तो ये हैं, लेकिन 2 और भी हैं। 2 क्राइटेरिया और कौन से हैं? देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस दैट एनपीओ विल कंप्लाई विद द कंडीशन। कहता है यह भी तो दसो कि अगला बंदा करो चावल लेके आ रहे, अगो फंक्शन ही कोई नहीं हो रहा है, क्या एनजीओ फंक्शन करवाने की कैपेबिलिटी भी रखती है कि नहीं रखती है, भी देखो। चौथा, कंट्रीब्यूशन इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी कंटीजेंट इवेंट आउटसाइड एनपीओ कंट्रोल। मतलब कि वो जो कंट्रीब्यूशन है वो किसी और इवेंट पे डिपेंड तो नहीं करता, मतलब गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व हो जाती कि अगर गवर्नमेंट ये करेगी तो हम करेंगे। नहीं बात सुनेगी, मतलब चावल लेके आने वाला बंदा ये कह दे कि हाँ जी अगर गवर्नमेंट आपको 1000 रुपया देगी ना तो मैं चावल लेके आऊंगा, तो फिर गवर्नमेंट 1000 रुपया देगी कि नहीं देगी वो एनजीओ के कंट्रोल में नहीं है। नहीं बात सुन लगी। और जैसे घर वाले प्रॉमिस करते हैं कि पुत्र तेरा कैफ हो गया ना तो तेरी मंगनी कर देनी है, उन्होंने कहा फिर इतना करने वाली गल्ला ने, क्योंकि कैफ होगा कि नहीं होगा ये मेरे कंट्रोल में थोड़ी है, ये तो आई कैफ के कंट्रोल में ना। पुत्र जो मर्जी सोच लो, जो तो होनी जो नहीं, तो सीधा हनीमून ही प्लान कर लो, कोई टेंशन वाली गल नहीं। दुबई में के हांगकांग में है भी दस है नहीं देखो जो कोई इमेजिन ही करना है, जो मर्जी करो, मार्स पे चले जाना। ठीक है, मार्स पे जाना, वहां पे ज्यादा मतलब कोई टेंशन ही नहीं होगी, ना रिश्तेदार होंगे तो ना कोई आवाजा आनी है, तो ना कोई किसी तरह का कोई रोला शोला पएगा, ना कोई कॉल आएगी कि यार कितने मेरे पैसे दे दे। ठीक हो गया, इमेजिन करो बह के जो मर्जी करो। ठीक है नहीं, तो 4 क्राइटेरिया है। कितने क्राइटेरिया है? पहला क्या है? नहीं, पहला ये चौथा क्राइटेरिया दसा देना। पहला क्राइटेरिया क्या है? अमाउंट इज रीजनेबल एस्टिमेटेड। नंबर 2, अगला बंदा पैसे दे देगा। तीसरा, तीसरा क्या? नहीं, तीसरा क्या? क्या? हाँ, एनपीओ विल कंप्लाई विद कंडीशन, तीसरा क्राइटेरिया। चौथा, अच्छा जी, bequest या legacy. Bequests are often subject to considerable uncertainty surrounding both the timing of the receipt and the amount that will actually be received. In many cases, the recognition criteria will not be satisfied and the bequest will not be recognized until it is received. मतलब bequest या legacy से मुराद है वसीयत। कोई बाबा जी कर जाए वसीयत कि मेरे मरने के बाद मेरी सारी प्रॉपर्टी फला एनजीओ को दे दी जाए। अब एनजीओ का मसला ये है कि वो एंट्री नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि एनजीओ को पता नहीं बाबा जी ने मरना कितना है, एनजीओ को नहीं पता कि बाबा जी कब मरेंगे। तो कहता है बीक्वेस्ट या लेगेसी, वसीयत में जो उसने जायदाद लिख दी है एनजीओ के नाम पे, अब वो उसी वक्त मिलेगी ना जब वो मरेगा। अब उसके मरने का नहीं पता, ऐसा ना हो कि उसके मरने से पहले एनजीओ बंद हो जाए। ठीक है जी। तो लिहाजा वो कहता है 99% केसेस में जो है आप इसकी एंट्री नहीं कर सकते अनटिल अनलेस आपको पता चले एक बंदा है, कैंसर है, उसको आखिरी स्टेज है और हालात बहुत ही खराब हैं। अभी शौकत खान से फोन आया है कि जनाब जल्दी जल्दी तशरीफ ले आए, बाबा जी का दीदार कर लें। ठीक हो गया, थोड़ी सी रीजनेबल सर्टेनिटी जागी है कि यार हूं तो वापस नहीं आ सकता, हूं तो बस तकरीबन तकरीबन
पहुंच गया, ठीक है। तो तब इदारे को आइडिया होगा कि यार अब एंट्री पास कर ले, और समझ लगी बात है। मेंबरशिप फी, many NPOs receive membership fees. Such fee are considered fee for services when member receive service having a value commensurate with the fees paid. अच्छा, अब यहाँ पे बच्चों मेंबरशिप फी के ऊपर दो सिनेरियो आ रहे हैं। क्या मेंबरशिप फी जो मेंबर आपको देंगे क्या वो सदका है या फी फॉर सर्विस है? अगर तो सदका है तो आप लीगली उसे मांग नहीं सकते, लीगली उससे मांग नहीं सकते, मतलब उसको धमकी नहीं लगा सकते। सदका है ना, सदका जितना मर्जी कोई दे, मतलब जुम्मे का खुतबा हुआ है, खत्म हुआ है, तो लोगों के सामने वो बंदा चादर लेके जा रहा होता है, तो जो बंदा जितना मर्जी डाल दे, अगर किसी ने नहीं दिए तो उसको पकड़ लेगा, वो साइड दे वहां जरा। हाँ, तो वो तो अगला अन्ना तो नहीं होएगा, ठीक होगा जी। तो अगर तो आप जुम्मे के बाद पैसे दे रहे हैं, तो एक बंदे ने नहीं दिए तो उसको पकड़ लेगा, आई साइड दे हो जरा, तेरी तो पुत्र मैं नमाज पढ़ना, ठहर साइड दे हो, ठीक है जी। तो क्या मतलब है, लीगली वो मांग नहीं सकते, सदका है, आप दे ना दे कोई मतलब। लेकिन अगर मेंबरशिप फी है और आप ना दें, तो फिर क्या आप मेंबर रहेंगे? फिर इसका मतलब है लीगली एनफोर्सेबल किया जा सकता है। जैसे आई कैब है, आई कैब आपसे एनुअल मेंबरशिप फी लेता है ऐसी है, अगर आप नहीं देते तो क्या वो पेपर देने की इजाजत देगा आपको? नहीं, तो ये सदका नहीं है फिर जो आप आई कैब को दे रहे हैं। नहीं बात सुनेगी, तो मेंबरशिप फी सदका नहीं है। तो मेंबरशिप फी चूंकि सदका नहीं है ना, तो ये कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन में क्या है, अगले बंदे पे आपने तीन चार दो बातें अप्लाई करनी होती है। नंबर वन, अमाउंट इज रीजनेबली सर्टेन। नंबर टू, कि वो पैसे दे देगा, इसकी क्या एश्योरेंस। यहाँ पे मेंबरशिप फी की एश्योरेंस ही एश्योरेंस, क्योंकि आप नहीं देंगे आप उसको मेंबरशिप से निकाल देंगे, तो समझ लगी। तो वो कहता है वो जो फीस दे रहा है उसकी वो सर्विसेज ले रहा है, वो क्या ले रहा है, सर्विसेज, तो वो तो आपका सीधा सीधा रेवेन्यू बनता है, ठीक है जी। कहता है इसके अलावा हो सकता है वो आपको सदके के तौर पे एक्स्ट्रा पैसे दे दे, आपको वो मेंबर मान लेता है, स्टूडेंट मान लेता है। हाँ, आप आईकैब की लाइब्रेरी में जाएं तो कार्ड चेक करके आपको एंटर होने देते हैं, ऐसी है। कोई एमबीबीएस स्टूडेंट जाए तो उसको एंटर होने देंगे, बल्कि आपको भी साल के कुछ महीनों में एंटर नहीं होने देते। वो महीने कौन से हैं? हाँ जी, जब फाइनल के पेपर होते हैं। क्यों? वो एनुअल मेंबरशिप ज्यादा देते हैं, ठीक है जी। मतलब आपने कैफ करने के बाद दोबारा एक दफा आई कैप में रजिस्टर्ड होना होता है, वो 30-40 हज़ार रुपये उस वक्त दोबारा देना होता है आई कैप। तो लिहाजा आपकी कुछ शक्तियां बढ़ जाती हैं। उन शक्तियों में एक शक्ति ये भी है कि जब आप फाइनल में जाएंगे तो कैफ वालों को क्या करेंगे, उठा के बाहर फेंकेंगे, निकलो तो अड्डी है सीधे से, ठीक है जी। तो ये फाइनल के मजे हैं, कैफ के नहीं। कैफ वाले शूदर होते हैं, उनको किसी वक्त भी उठा के बाहर फेंका जा सकता है, ठीक है जी। तो आपकी शक्तियों में इजाफा होगा अगर आप आई कैप को मेंबरशिप फीस एक्स्ट्रा पे करें। तो यहां से आई क्या बताएगा कि भाईजान ये जो आप फीस दे रहे हैं इसके क्या क्या फायदे हैं। बर फिर उसमें ये होता है कि मुख्तलिफ किस्म के जो आई कैप के सेमिनार होते हैं, तो उसमें वो कहता है कि मेंबर फीस इतनी है और स्टूडेंट अगर कोई आना चाहे तो इतनी फीस है, और अगर कोई आई कैप का स्टूडेंट भी नहीं है, मेंबर भी नहीं है, वो इतनी फीस देगा, ठीक है। तो उस वक्त एहसास होता है कि हाँ भी स्टूडेंट के कुछ फायदे तो हैं, ठीक हो गया। फिर तीसरा, किताबें लेनी हो आई कैप से, तो किताबें आई कैप वाले अपने स्टूडेंट्स को क्या करते हैं, सस्ती देते हैं। वो पहले कन्फर्म कर लेते हैं कि यार इस बंदे के पास स्टूडेंट कार्ड है भी है कि नहीं है, ठीक है जी। वो मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स, किसी ज़माने में जो बच्चे ओपन बुक पेपर होते थे तो जाके आई कैप से स्टैंडर्ड लिया करते थे। वैसे वो स्टैंडर्ड तकरीबन 5,000 का मिलता था, मार्केट से लेते थे तो 10,000 का मिलता, तो स्टैंडर्ड वो 50% ऑफ पे दे रहा होता था बरक। An NPO would decide whether its membership fee or contribution or fee for service and account from them accordingly on a consistent basis. Some membership fee have characteristic of both fee for service and contribution. Such fee would be divided into the portion. वो कहता है अगर कोई बंदे जिसके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट थी कि तो उसने 10,000 देना है, लेकिन वो 12,000 दे रहा है, तो वो कह रहा है कि भाई उसके फिर 12,000 के दो टोटे करेंगे। एक वो टोटा है जो लेना ही लेना था, और एक वो टोटा है जो उसने एक्स्ट्रा दिया है, वो सदका है, ठीक है जी। तो कहता है उस 12,000 के दो टुकड़े करेंगे, तो उनको लहदा रिकॉर्ड करेंगे। That relates to fee for service and the portion that is substance a contribution. अब बच्चों ये एग्जांपल पढ़ें और सवाल सॉल्व करें।
रिक्वायरमेंट क्या है जी, हाउ द रेवेन्यू फ्रॉम अबव शुड बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल में एबीसी गोल्फ क्लब फॉर द ईयर एंड 30 जून 2013। पढ़े जरा शाबाश। फर्दर फास्ट में आपने सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है जो आपने कल बनाया।
हो गया है। हाँ जी, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ये समझ आ गई थी? यही समझ नहीं आया? अच्छा, असल मसला है कैश। कैश कितना मिला उनको? 650 मिलियन। दिस इंक्लूड 26 मिलियन रिसीव्ड एज डोनेशन फ्रॉम मेंबर्स। अबे 26 मिलियन सदका है। ये 26 मिलियन क्या है? तो सदका यहां पे नहीं आना चाहिए। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में वो पैसे आने चाहिए जो लेने का आपका हक है। सदका आपका हक नहीं है। नहीं समझ रहे? तो 650 मिलियन में से वो पैसे जो सदके के तौर पर मिले वो निकाल दो। ये वो पैसे जो आपका हक बनता था। समझ लगी? फिर half of the members who were in arrears at the year and the previous year still had not paid by 30 June, it was decided to write them off. हाफ ऑफ द मेंबर से मुराद है 48 मिलियन आपने लेना था, उसका आधा डूब गया, तो बैड डेट्स। बात लगी? सदका नहीं डूबता होता, ये बात याद रखनी है। क्यों? क्योंकि सदका रिकॉर्ड उस वक्त करना है जब वो मिल जाए। तो ये 600 मिलियन आपके इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा एज सब्सक्रिप्शन इनकम के नाम से। समझ लगी? क्या गलती की वो समझ आ गया आपको? क्या गलती की? टोटल कौन सा टोटल? हम्म, हम्म, क्योंकि एडवांस में लिए हुए हैं। पढ़ो जरा। ये 2013 का अकाउंट ऐसी है, और ये पैसे हमने 2014 का पकड़े हुए हैं, अगले साल को। अगले साल के पैसे अभी पकड़ लिए हैं, तो वो क्या है? लाइबिलिटी। गवर्नमेंट फंडिंग, अगर गवर्नमेंट आपको पैसे दे तो वो कैसे रिकॉर्ड करने हैं? अच्छा, अब याद रखें बच्चों, कुछ पैसे गवर्नमेंट फंडिंग ऐसे होते हैं जो सदके के तौर पे इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक हो गया? लेकिन कुछ पैसे ऐसे भी होते हैं जो आप फी फॉर सर्विस के तौर पे, मतलब आपका हक बनता है वो, उसके तौर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। वो कैसे? अगर गवर्नमेंट आपको पैसा दे और आपसे कहे कि ये पैसे पकड़ो और इसकी कोरोना वैक्सीन बना के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाओ, तो फिर जब आप कोरोना वैक्सीन लोगों को लगा रहे हैं तो आप सर्विस तो दे रहे हैं ना फिर। यही बात हो लगी, आप सर्विस दे रहे हैं। गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती कि भाई साढ़े गवर्नमेंट के मुलाजमों ने सर वैक्सीन क्यों नहीं लाई। गवर्नमेंट कह दी भाई पैसे क्यों देते सी, आप कहेंगे आपने दिए थे। तो कहना भाई वैक्सीन पर साढ़े बंदे लगनी चाहिए थी, तुम बाहर के बंदे लाई थी। कहते नहीं, ऐसे नहीं है। तो लगी, फी फॉर सर्विस का मतलब यही होता है कि आपने जिससे फीस पकड़ी है सर्विस उसको दें। लेकिन यहाँ पे आपने पैसे किसी और से पकड़े हैं, सर्विस किसी और को दे रहे हैं। ये समझ आ रही? ठीक है? तो कहता है अगर आपने पैसे गवर्नमेंट से पकड़े हैं लेकिन वैक्सीन आप गवर्नमेंट के मुलाजमों को नहीं लगा रहे, जनरल पब्लिक को लगा रहे हैं, तब भी वो फी फॉर सर्विस काउंट होगी, वो सदका नहीं काउंट होगा। और बात बात समझ आ रही है? क्योंकि गवर्नमेंट उन्हीं लोगों की वजह से तो बनी है। ठीक है जी? ठीक है जी? अब ये एग्जांपल पढ़ के देखा जरा, समझ आती है बात? मुजाहिद हेल्थ केयर इज रजिस्टर्ड एंटिटी, इट हैज रिसीव्ड गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ 20 मिलियन फॉर व्हिच इट हैज टू प्रोवाइड वैक्सीन फॉर a viral disease to general public without taking any fee from them। मतलब गवर्नमेंट ने पैसे दिए हैं कितने? 20 मिलियन। क्या कहा है कि वैक्सीन लगाओ? किसको? लोगों को। लोग किसके हैं? गवर्नमेंट के नहीं है, वो जनरल पब्लिक है। लेकिन जनरल पब्लिक से आपने पैसे नहीं लेते। तो क्या ये जो पैसे आपने गवर्नमेंट से लिए हैं, क्या ये सदका है या फी फॉर सर्विस है? ये फी फॉर सर्विस है, ये बात समझिए। However, since the service is not being provided to the government but rather to MS community of service, the government funding of 20 million shall be considered as a contribution।
ठीक है जी। वो कहता वैसे वो फीफा सर्विस ही है, लेकिन उसको आप कंट्रीब्यूशन का स्टेटस देंगे। किसका स्टेटस देंगे? ये समझ लगे? अच्छा, फर्दर सिंस द पर्पस ऑफ गवर्नमेंट फंडिंग इज स्पेसिफाइड, इट शैल बी कंसिडर्ड एज ए रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन। गवर्नमेंट बड़ी सख्त है, मतलब गवर्नमेंट आपको पैसे दिए, यार कोरोना की वैक्सीन लाओ लोगों को, आपने कहा मारो गोली कोरोना नो, कोरोना में तो मसला ही कोई नहीं। आपने 20 ने पकड़ा, आपने क्रिकेट ग्राउंड बना दिया और आपने कहा लोगों को खेलो, तो गवर्नमेंट आपको माफ करेगी? नहीं। आप गवर्नमेंट को ये कह सकते हैं कि देखो आपने लोगों की भलाई के लिए हमें पैसे दिए थे और हम लोगों की ही भलाई कर रहे हैं। कह सकते हैं आप कि लोग ही क्रिकेट खेल रहे हैं, हम थोड़ी खेल रहे हैं। उन्होंने कहा थोड़ा दिमाग ठीक है, तो उन्हें पैसे कर वैसे देते वैक्सीन मेरी ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਐਕਟਿਵ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਓ ਬਸ। पॉइंट समझ लग गया कि नहीं लगा? तो फिर इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जिस मकसद के लिए पैसे दिए हैं आप उसी मकसद के लिए यूज कर सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अब अगला पॉइंट, आप कोई सेमिनार करवाते हैं, एनजीओ है उसने कोई सेमिनार करवाया, या फर्ज करें को क्रिकेट टूर्नामेंट करवाया, ओके, और कुछ लोग बीच में कहते हैं कि यार बल्ले ऐसी ले आवांगे, कुछ कहते हैं बॉल हम ले आएंगे, तीसरे कहते हैं बीटा ऐसी ले आवांगे, चौथे कहते हैं यार वो किट वगैरह जो पहननी होती है वो हम ले आएंगे। तो वो आपको पैसे नहीं दे रहे, वो क्या दे रहे हैं? नहीं, वो चीजें ला के दे रहे हैं। तो जब वो चीजें ला के देंगे तो चीजें तो डेबिट हो रहेंगी, क्रेडिट क्या करेंगे? वो चीजें ला के दे रहे हैं ना, चीजें होगी डेबिट, क्रेडिट क्या करेंगे? कैश, कैश नहीं दिया आपने, क्या क्रेडिट करेंगे? चीजें डेबिट, चीजें क्रेडिट। हाँ हाँ जी, अब सुने, अगला मसला ये है कि वो बल्ला जो लेके आया है और बॉलें जो लेके आया है, जो टेपे लेके आया है, जो बाकी किटे शिटे लेके आया है, उसकी कीमत क्या है? वो तो पता ही नहीं। भैया डेबिट क्रेडिट करना है तो अमाउंट पता नहीं चाहिए ना। और वो चीजें जो घर से लेके आया है इस्तेमाल करने के लिए, आपने डेबिट तो कर ली, किस अमाउंट से की, ये जानना बड़ा जरूरी है। वो कहता है आप उसको किस पे डेबिट करेंगे? फेयर वैल्यू। किस पे डेबिट करेंगे? अगर आपने कैश पे नहीं लिया ना, फिर आप उसको फेयर वैल्यू पे डेबिट करेंगे। यार जरा बल्ला लाया क्या, नहीं फेयर वैल्यू की नहीं है। फेयर वैल्यू कैन बी रीजनेबली डिटरमाइंड एंड otherwise have been purchased। ठीक है जी, पहला पॉइंट ये है, आपने जो बल्ला लेके आया है टूर्नामेंट खेलने के लिए, आपने उसकी फेयर वैल्यू देखनी है। दूसरा पॉइंट, अगर वो बल्ला ना लेके आता तो एनजीओ को परचेज करना पड़ता। ये दो शर्तें होना जरूरी है। बात समझ लगी? मतलब सम टाइम हो सकता है कि एक बंदा, क्रिकेट का टूर्नामेंट है लेकिन एक बंदा हाकियां उठा के ले आया घर से, तो क्या हाकियों की भी फेयर वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे? आप कहेंगे नहीं भाई वो चाहिए ही नहीं, जो चीज चाहिए ही नहीं उसको हम कैसे एसेट के तौर पर रिकॉर्ड कर लें, वो रेवेन्यू नहीं है हमारा। नहीं बात समझ लगी? भाई वो चीज चाहिए ही नहीं, आपके इस्तेमाल की है। एसेट क्या चीज होती है? एसेट की डेफिनेशन क्या है? बेनिफिट दे, हॉकी का आपका बेनिफिट ही नहीं है आपको, तो क्या वो एसेट है? नहीं नहीं है। हूंदा मार चावल। हाँ, तो बेनिफिट, वंस अगेन बेनिफिट की आपके पास गारंटी है, बेनिफिट होगा। घर च बहुत सारी चीजें दी पे जो इस्तेमाल ही नहीं। पॉइंट ये है ना कि हूँ बेचिए किनू जाके, बूफे च स्यापा पा लिया गले, बेचने से बंदा लभिए। घर च बहुत सारी शैवां ऐसियां पईयां जिहड़ियां कदी इस्तेमाल ही नहीं कीतियां लेकिन पईयां, बेच लियां तू, तो फिर पहले अपने चीज़ां तो बेच जाके, फिर एनजीओ के बारे में सोचिए। अच्छा जी, यहाँ तक की बात सुन लगी जी। तो कहता दो बातें नहीं चाहिए। नंबर वन, जो चीज़ें आपके पास आई हैं उसकी फेयर वैल्यू आप एस्टीमेट लगा सकते हैं। नंबर टू,
अगर वो ना आती तो आपको परचेज करनी पड़ती। मतलब इफ एनपीओ इज नॉट इंटरेस्टेड इन एडवर्टाइजमेंट बट ए चैनल हैज डिस्प्लेड एन एडवर्टाइजमेंट आउट ऑफ इट्स ओन चॉइस इट विल नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड। तो कहता है एनजीओ को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं थी, एक चैनल ने कहा यार हम मैं वैसे ही सदके के तौर पे ना तुम्हारी मैं ऐड लगा देता हूँ, एनजीओ के यार सामने ऐड की लोड नहीं है। वो कहते नहीं नहीं मैं ऐड ला रही थी, बस तू ही टेंशन ऐड ला रही थी। एनजीओ कह रही मैंने मुझे ऐड की जरूरत ही नहीं है। अब अगर उस चैनल ने ऐड चला दी है, एनजीओ को ऐड की जरूरत नहीं है, तो क्या एनजीओ उसकी एंट्री पास करेगी? एनजीओ क्योंकि मैं क्यों एंट्री पास करूं, मुझे तो जरूरत ही नहीं। वही कंसेप्ट है कि भाई क्रिकेट का टूर्नामेंट है, एक बंदा हाकियां उठा के घर से ले आया, तो एनजीओ हाकियों को रिकॉर्ड नहीं करेगी। ऐसे नहीं करना फर्ज, असि फर्ज ही नहीं करना, गल खत्म होगी। आगे चल, फिर वही गल है, फर्ज ही नहीं करना जो। अच्छा जी, ऑफन सर्विसेज कंट्रीब्यूशन are not recorded because of record keeping and valuation difficulties. For example, it may be impractical to record the receipt of a contributed service where the NPO depends heavily on the use of volunteers to provide services. ठीक है जी। वो कहता है फर्ज करें एक इलाके में सैलाब आ गया और आपने लोगों को इकट्ठा किया कि यार वहां पे जाके लोगों को हमने खाना शाना प्रोवाइड करना है, जो भी उनकी मदद हो सकती है करनी है। वॉलंटियर्स ने कहा कि ठीक है जी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। वॉलंटियर चले गए, जाके सर्विस प्रोवाइड की, शाम को आए, सब सलाम वालेकुम लेके अपने अपने घरों को चले गए। सारा दिन जो आपने किया, आप उसका डेबिट क्रेडिट कुछ कर सकते हैं? आपने किसी को पैसे नहीं दिए। अगर वो बंदे नॉर्मल हालात में कहीं पे काम कर रहे होते, दिन का 10,000 रुपये कमा रहे होते, तो उन्होंने 10,000 रुपये वहां पे जाके मुफ्त में काम किया, किसी से 1 रुपया भी नहीं दिया, तो क्या आप एंट्री पास करेंगे 10,000 रुपये की? नहीं करेंगे। वॉलंटियर आए, काम करके फीस भी अपने अपने घरों को चले गए, एनजीओ से ना पैसे लिए ना उन्होंने डिमांड की। तो कहता भाईजान आप डेबिट भी कुछ ना करें और क्रेडिट भी कुछ ना करें। यहां तक की बात समझ लगी कि नहीं लगी? नहीं समझ लगी? फिर कंट्रीब्यूटेड सर्विस की समझ लगी? कोई एक बंदा आए, कोई डॉक्टर आया आपके पास, सारा दिन सुबह से लेकर शाम तक बैठा हुआ है और लोगों की आंखें चेक कर रहा है। ठीक है जी, आई स्पेशलिस्ट आंखें चेक कर रहा है, सुबह से लेकर शाम तक आंखें चेक करके शाम को अपना वो जो उसने लगाया था सेमिनार वो खत्म करके अपने अपने घर चला गया। एनजीओ वालों से कोई 1 रुपया भी नहीं लिया उन्होंने। तो एनजीओ वाले उस डॉक्टर की फीस जो कि उन्होंने नहीं ली, किसी से भी नहीं ली, क्या डेबिट क्रेडिट करेंगे? वो ना डेबिट करेंगे ना क्रेडिट करेंगे, सर्विस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। हाँ मटेरियल आ गया है उसको रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन सर्विस को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि आपने पैसे नहीं लिए किसी से। एक बंदा आया मुफ्त में काम करके सर्विस देकर चला गया, तो आप डेबिट क्या करेंगे क्रेडिट क्या करेंगे? यहां तक की बात लगी? Contributed material services that are part of a constructed or developed capital asset would be recognized at fair value. अच्छा, वो कहता है अगर आपने कोई मटेरियल सर्विस ली है जिसका मकसद कोई कंस्ट्रक्शन करना है या कोई कैपिटल एसेट बनाना है, उसको आप रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू में। फॉर एग्जाम्पल, डॉक्टर आया सर्विस देके चला गया, तो सर्विस उसने किसको दी? लोगों को। लोग भी आए चले गए, तो एंट्री पास नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक मिस्त्री आया और मिस्त्री ने पूरा 1 महीना आपके साथ काम किया, आपकी एनजीओ के अंदर वो बिल्डिंग बना के चला गया, अब बिल्डिंग तो आपको नजर आ रही है कि नहीं नजर आ रही? बिल्डिंग नजर आ रही है। कुछ और बंदे मिले, उन्होंने, एक बंदा ईंटें लेके आ गया, एक बंदा सरिया लेके आ गया, एक बंदा बजरी लेके आ गया, सीमेंट लेके आ गया, और वो बिल्डिंग खड़ी हो गई। अब बिल्डिंग की वैल्यू आपको पता है 1 करोड़ है। बिल्डिंग वैल्यू क्या है? 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग तैयार होगी, लेकिन आपने किसी को 1 रुपया भी नहीं दिया। कहता है अब इतनी बड़ी बिल्डिंग है, उसका फ्यूचर में बेनिफिट भी है, डेबिट तो करेंगे ना आप इसको। और बिल्डिंग को डेबिट करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे। पता लग गया 1 करोड़ रुपए की बिल्डिंग है, कर दिया डेबिट। अब क्रेडिट किसको करें? पैसे तो किसी को दिए कोई नहीं, चीजों को। तो इसका मतलब है उन चीजों को आप रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू का, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू आपने फेयर वैल्यू से पता कर लगवाई है। नहीं समझ लगी? उसमें है जो भी होगा, हमें उससे क्या लगे। हाँ सारी चीजें नहीं, उसको क्रेडिट नहीं करेंगे, बेसिकली आपका कंट्रीब्यूशन क्रेडिट होगा। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि बिल्डिंग की लाइफ है 50 साल, तो क्या सारा रेवेन्यू 1 साल में बुक कर लेंगे? ये वही डेफर्ड ग्रांट वाला कंसेप्ट है कि अगर तो वो जो चीज बना के दी है उसका फायदा 1 साल तक है, तो फिर जितना फायदा है वो सारे का सारा रेवेन्यू है। लेकिन अगर उसका फायदा 50 साल तक मिलना है, तो सारा रेवेन्यू 1 साल में रिकॉर्ड है।
नहीं करेंगे, वो डेफर्ड रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड होगा, और जितने साल बिल्डिंग डेप्रिशिएट होगी उतने साल वो डेप्रिशिएट होगा। अब उसमें वो मिस्त्री भी है जिस मिस्त्री ने काम किया। बात समझ लगी? अगर वो मिस्त्री काम ना करता, हमें बाहर से मिस्त्री लाना पड़ता, तो हम उसको उसकी सर्विस का तकरीबन हो सकता 10 लाख रुपए देते। इस बंदे ने 10 लाख रुपए का काम मुफ्त में किया, तो हम उसके कंट्रीब्यूशन को इनकम के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमें पैसे नहीं देने पड़े। समझ लगी? अगर उसका फायदा 1 साल है तो वो 1 साल की इनकम है, लेकिन अगर उसका फायदा 50 साल है तो फिर वो 50 साल की इनकम है, तो वो डेफर्ड रेवेन्यू के तौर पर रिकॉर्ड हो। समझ लगी बात है? डॉक्टर आया, सर्विस दे के वो भी गया, लेकिन मिस्त्री आया, सर्विस दे के ये भी गया। दोनों की रिकॉर्डिंग में फर्क है। डॉक्टर की एंट्री नहीं होनी, लेकिन मिस्त्री की एंट्री होनी है। फर्क क्यों? डॉक्टर ने लोगों को सर्विस दी, हमारी जगह पे बैठा था, लेकिन सर्विस लोगों को दी। लोग आए, सर्विस लेके घरों को चले गए, लेकिन मिस्त्री ने सर्विस हमको दी और वो हमारे पास मौजूद है, उसका हम अगले 50 साल फायदा उठाएंगे। बात समझ लगी कि नहीं लगी? डॉक्टर की एंट्री कोई नहीं हो रही, लेकिन मिस्त्री की एंट्री हो रही है। हजम शुद्ध इन्वेंट्रीज, कंट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स। अब उसकी एग्जांपल बच्चों आपने याद रखनी है। When an NPO recognize contribution of material and goods, the cost of inventory shall reflect the fair value at date of contribution. देखो, अगर कोई बंदा इन्वेंट्री घर से उठा के लेके आ रहा है आपके पास, उसने रख दी ला के, आपने तो पैसे पूरे दिए, फिर आप उसको किस पे रिकॉर्ड करेंगे? वो कहता है फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। किस पे रिकॉर्ड करो? फेयर वैल्यू पे। इन्वेंट्री टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट नो चार्ज और फॉर ए नॉमिनल चार्ज, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी इन कंपेरिजन विद एन एनपीओ शैल measure इन्वेंट्री एट द लोअर ऑफ कॉस्ट, fair value contributed to purchase cost if purchase and current replacement cost when they are held for distribution at no charge or consumption in the production process of goods or services। अच्छा, ये वो बेसिकली क्या कह रहा है? वो कहता है अगर किसी ने आपको इन्वेंट्री ला के दी है तो आप उसको रिकॉर्ड करेंगे फेयर वैल्यू। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? फेयर वैल्यू पे। लेकिन साल के एंड पे अगर वो इन्वेंट्री आपके पास बची हुई है, साल के एंड पे आपके पास वैल्यू इन्वेंट्री बच गई है, तो कहता है IS2 अप्लाई नहीं करना। IS2 क्या था? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। IS2 तो ये था। हाँ, कहता है अब चूंकि यहाँ पे IFRS अप्लाई नहीं हो रहे, आई के आपने अलग से स्पेशल स्टैंडर्ड बनाए हैं, तो इस पे IS2 अप्लाई नहीं होना। वो कहता है वो इन्वेंट्री रिकॉर्ड करेंगे एट लोअर ऑफ कॉस्ट। अब कॉस्ट तो आपने पे ही नहीं की, तो फिर कॉस्ट कौन सी है? छोड़ दो, मिट्टी पाओ। एट लोअर ऑफ कॉस्ट क्या है? अब कॉस्ट आपने पे कोई नहीं की, तो फिर कॉस्ट यहाँ पे क्या है? कहता फेयर वैल्यू ही कॉस्ट है। ठीक हो गया? और अगर फेयर वैल्यू की वैल्यू कोई है एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, अगर आज अभी इसी वक्त वो मार्केट से लानी पड़ जाए तो कितने की पड़ेगी? बात समझिए। उसमें से जो लोअर है, लोअर ऑफ कॉस्ट एंड करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। IS2 में क्या लिखा था? लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV। यहाँ पे कहता है NRV कोई चक्कर नहीं है, लोअर ऑफ कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। इसको बच्चों एग्जांपल से देखते हैं। कहता है आपको किसी बंदे ने पैराडोल ला के दी। पैराडोल आप मार्केट से लेते तो आपको पड़ जाती, पता लग जाता, लेकिन आपको ये पैराडोल किसी ने गिफ्ट कर दी। आपकी डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी में पैराडोल चाहिए थी। एक बंदे ने कहा यार मैं अमीर बंदा हूँ, ठीक है, आप डिस्पेंसरी चला रहे हैं, गरीबों की मदद कर रहे हैं, मैं आपको पैराडोल के डब्बे ला के दे देता हूँ। उसने आपको पैराडोल के डब्बे ला के दे दिए, आपने को पैसे दिए, कॉस्ट क्या है? नील। कॉस्ट क्या है? नील, आपने पैसे दिए कोई नहीं। ओके। NRV, प्रोवाइडेड एट नॉमिनल चार्ज। NRV का मतलब यह है बच्चों, आप ये पैनाडोल बेच रहे हैं, आप ये पैनाडोल बेच रहे हैं गरीबों को, लेकिन आप पैनाडोल के उतने पैसे नहीं चार्ज कर रहे जितने की पैनाडोल मार्केट से मिलती है। मतलब मार्केट से अगर पैनाडोल का एक पत्ता मिलता है 20 रुपए का, आप इन लोगों को 5 रुपए का दे रहे हैं, क्योंकि गरीब है, वो 20 रुपए का नहीं ले सकते होंगे। ठीक है जी? तो आपको पैनाडोल का पत्ता गरीबों में बांट के गरीबों से कितने पैसे मिलेंगे? 6,000। ये है NRV। ये क्या है? नेट रिलायजेबल वैल्यू का मतलब यही है ना कि मार्केट में बेच के कितने पैसे मिलेंगे। तो आप मार्केट में अब अमीरों को नहीं बेच रहे, किनको बेच रहे हैं? तो गरीबों से 6,000 ही मिलना है। ओके। लेकिन अब मेडिकल स्टोर से जाके लेते आज वही डब्बा, तो 26,000 का मिलना था, जो गरीबों में बांट के अब 6,000 कमाए। ओके। और जिस दिन आपने ये डब्बा उस बंदे से लिया था, उस दिन उसकी फेयर वैल्यू क्या थी? 28,000। तो तीनों कीमतों में फर्क समझ आ रहा है? NRV कम क्यों है? क्योंकि हमने गरीबों को बेचनी है। बेची नहीं है, बेचनी है फ्यूचर में।
पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्योंकि आप एनजीओ हैं, एनजीओ को अपने अपने दिमाग में रखना है कि आपने 6,000 रुपया कमाना है इस पैनाडोल के डब्बे को बेच के। 6,000 क्यों कमाना है, जबकि मार्केट से मेडिकल स्टोर से 26,000 का आ रहा है। क्योंकि हम अमीरों के लिए डिस्पेंसरी नहीं खोल के बैठे, गरीबों के लिए खोल के बैठे। यहाँ तक की बात सुन लगी। अब ये पैराडोल का डब्बा आपके पास पड़ा हुआ है, पैसे आपने 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया, आपने अपनी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 6,000 रुपये, 26,000 रुपये के 28,000 रुपये? हाँ भाई, अब समझ आया ऊपर वाला पॉइंट? बताएं जी, ये पैराडोल का डब्बा किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 6 पे, 26 पे, 28 पे? अब बोल दूंगे 26 पे। किस पे रिकॉर्ड करेंगे? एनआरवी वाला चक्कर कोई नहीं। क्यों एनआरवी? आईएस2 में तो एनआरवी थी, यहाँ पे एनआरवी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपने पैसे लेने ही गरीबों से, ओपन मार्केट में आपने बेचना ही नहीं है। समझ लगी? तो आप गरीब, प्रॉफिट कहाँ से बना? नुकसान हो रहा है। हमने खरीदी नहीं है तो उसकी वैल्यू रिकॉर्ड की ना 28,000। एंड जब उससे ली होगी, किस वैल्यू पे एंट्री की होगी? फेयर वैल्यू पे कि रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे? फेयर वैल्यू पे कितनी थी? एक 28 की चीज है, 6 भी बेच रही है, हो गया नुकसान। हम्म। इस वक्त फायदा आपने कितना रिकॉर्ड किया? 28,000। कितना रिकॉर्ड किया? क्योंकि आपने इन्वेंट्री को 28 पे डेबिट किया है, तो किसी चीज को क्रेडिट भी तो किया होगा ना 28 पे, कि नहीं किया? 28 पे वो फायदा रिकॉर्ड कर चुके हैं आप 28 का। कल को कितना हुआ? 6 का। तो इसका मतलब है नुकसान हो चुका है। कितना? 22 का। या तो आप शुरू में रिकॉर्ड ही ना करो, जीरो पे रिकॉर्ड करो, फिर 6,000 का फायदा। लेकिन आप एडवांस में 28 का फायदा रिकॉर्ड करके बैठे हो। तो समझ लगी बात है? अच्छा जी, अब न्यूब्रॉल, अगली दवाई है जी न्यूब्रॉल। ये आपको किसी ने तोहफे के तौर पे नहीं दी। ये आपको क्या हुआ है? आपने परचेज की है मार्केट से। कितने की? कितने की परचेज की है? 24,000 की परचेज की। कितने की है? अब आप सचिन मुझे डिस्पेंसरी से लेके आए हैं, वो मेडिकल स्टोर से लेके आए हैं 24,000। भाई आपने पल्ले से कैश पे किया। आप ये गरीबों को बेचेंगे, कितने पैसे लेंगे? 4,000। लेकिन इस वक्त इन्वेंट्री आपके पास पड़ी हुई है, तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? आपके पास 4 वैल्यूज है। हाँ भाई, पैन लगी मौत। हम किसको किससे कंपेयर करेंगे? कॉस्ट और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। हाँ, फेयर वैल्यू से तब करनी है जब आपने 1 रुपया ना दिया हो, क्योंकि तब फेयर वैल्यू कॉस्ट बनेगी। लेकिन जब आप पैसे दे चुके हो तो फिर वही कॉस्ट है ना। नहीं बात लगी? यहाँ पे लिखा हुआ है लोअर ऑफ कॉस्ट, ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? फेयर वैल्यू इफ कंट्रीब्यूटेड। अगर तो आपने परचेज किया तो कॉस्ट ही कॉस्ट है, लेकिन अगर आपने परचेज नहीं की, कोई मुफ्त में दे गया है, तो फिर फेयर वैल्यू कॉस्ट। यहाँ पे कॉस्ट नील थी, तो हमने किसको कॉस्ट मान लिया? फेयर वैल्यू को कॉस्ट मान लिया। लेकिन जब कॉस्ट गिवन है तो फिर फेयर वैल्यू कॉस्ट नहीं बन सकती। नहीं समझ रहे? ठीक है जी। हाँ जी, अब अगला पॉइंट है जी इमोडियम। इमोडियम भी आपने मेडिकल स्टोर से ली। कितने की ली? 12,000 की। गरीबों में बांटेंगे, 3,000 रुपया कमाएंगे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट 12,000, फेयर वैल्यू 12,500। हाँ जी, अब किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 12,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे रिप्लेसमेंट कॉस्ट और कॉस्ट बराबर है, जो जिस पे मर्जी रिकॉर्ड करें। मोटिलियम, ये भी आपने बाई की। कितने की? 15,000 की। गरीबों में बांटेंगे कितने की? रिप्लेसमेंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 14,700 पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। रिजिक्स कितने की ली थी? 18,000 की। गरीबों में कितने की बांटेंगे? रिप्लेसमेंट कॉस्ट कितनी है, तो किस पे रिकॉर्ड करेंगे? 18,000 पे रिकॉर्ड करेंगे। इसको नहीं देखेंगे। अजम
अभी किया गया है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सिलेबस नहीं खत्म करना। अब उसके बाद है जी कलेक्शन। तो भाई कलेक्शन क्या होती है? हाँ, तो पूछे पूछे आराम से, क्लास के बाद पूछिएगा। कलेक्शन क्या होती है कि किसी एनजीओ के पास कोई पुरानी कोई यादगार किस्म की चीज पड़ी हुई है, जैसे कोई पेंटिंग है 100 साल पुरानी है, 200 साल पुरानी, वो क्या है? कलेक्शन। ठीक हो गया। अब उस एनजीओ ने उस चीज को संभाल के रखा हुआ है कि लोग जब यहाँ पे आएंगे उसको देखेंगे, उसका कोई टिकट लगाएंगे और टिकट से हम पैसे कमाएंगे। अब चूंकि वो कलेक्शन है 200 साल पुरानी, तो वो डेप्रिशिएबल एसेट नहीं रहा, क्योंकि डेप्रिशिएबल एसेट तो होता है जो 5 साल बाद खत्म हो जाएगा। इसके तो वैसे ही लाइफ 200 साल है। बात लगी है? तो कलेक्शन इज ए नॉन करंट एसेट बट इट इज नॉट ए डेप्रिशिएबल एसेट। तो कलेक्शन को बाकी एसेट के अंदर मिक्स करके नहीं लिखेंगे, कलेक्शन को लदा रखेंगे। नहीं समझ आ रही बात? पुत्र हौसला का जो आनी है ना तो लागू पता जाना है। ये तो मसला तो इतने बैठा तदे तो बैठा क्योंकि तेनों बाकी शाम नजर ही नहीं आई। कलेक्शंस आर वर्क्स ऑफ आर्ट, जैसे कि पेंटिंग, हिस्टोरिकल ट्रायर जैसे कि कोहिनूर डायमंड और सिमिलर एसेट दैट आर हेल्ड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन, ताकि लोग आगे इसको देखें। एजुकेशन और रिसर्च, प्रोटेक्टेड, केयर्ड फॉर एंड प्रिजर्व्ड, and subject to an organizational policy that requires any proceed from their sale to be used to acquire other items to be added to the collection or for the direct care of its existing collection। ठीक है जी। वो कहता है कि कलेक्शन वो चीज है जो हेल्ड फॉर पब्लिक एग्जीबिशन हो, लोगों के लिए देखने के लिए रखी हो, प्रोटेक्ट किया हो उसको, ऐ नहीं कि कोई भी आगे तो लकीरा मार के चला जाए, उसको प्रोटेक्ट किया हो और ऑर्गेनाइजेशन ने बकायदा तौर पे एक प्लान बनाया हो उसको प्रोटेक्ट करने का। अगर ऑर्गेनाइजेशन को कोई प्लान ही नहीं है, कबाड़िए के पास कूड़ कबाड़ में पड़ी हुई है, तो फिर वो कलेक्शन नहीं है, क्योंकि आप उसकी खुद इज्जत नहीं कर रहे, लोग कहां से करें? नहीं समझ लगी? अब कॉस्ट ऑफ कलेक्शन क्या है जी? परचेज प्राइस इफ अक्वायर्ड, अगर आपने किसी नीलामी में वो पेंटिंग उठाई है तो आपने पैसे दिए होंगे, तो वो परचेज प्राइस उसकी कॉस्ट है। फेयर वैल्यू इफ कंट्रीब्यूटेड, लेकिन आपने वो किसी नीलामी से परचेज नहीं की बल्कि कोई आपको दे गया, ये दोनों लिखा हो। ठीक है जी। तो अगर किसी ने दे दी है तो फिर आपने तो पैसे नहीं ना दिए, फिर फेयर वैल्यू देखेंगे। और अगर हमने खुद परचेज किया फिर तो आपको पता है कितने की है। हाँ जी। इफ नॉट अवेलेबल देन नॉमिनल वैल्यू प्लस, अच्छा वो कहता है अगर उस कलेक्शन की आपके पास फेयर वैल्यू नहीं है तो फिर नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो, 1 रुपए पे रिकॉर्ड कर लो, प्लस डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट लाइक पीपी। हाँ, उसको स्टोर करने के लिए, कहीं पर रखने के लिए कोई खर्चा आपको मजीद करना पड़ा है तो वो भी शामिल कर लो। और समझ लगी बात है? Although item meeting the definition of collection exhibit the characteristic of asset, they are excluded from the definition of property plant equipment। कहता है उसको अपने property plant equipment में शामिल नहीं करना। Collection are made up of items that are often rare and unique, ये rare होते हैं और unique होते हैं। They have cultural and historical significance। ठीक है जी। Although collection are usually held by major or museums or galleries, other NPOs may also have them that meet the definition of a collection। For example, NPO's library may include rare books which might be considered to be a collection। वो कहता है कुछ लाइब्रेरी में पुरानी 100 200 300 400 साल पुरानी किताब पड़ी हुई है। अब पढ़ी तो लाइब्रेरी में हुई है लेकिन होनी वो म्यूजियम में चाहिए, लेकिन वो लाइब्रेरी वाले इजाजत नहीं दे रहे उसको म्यूजियम में लेके जाने की। ठीक है, फिर वो लाइब्रेरी के अंदर कलेक्शन। अब लाइब्रेरी की वो किताबें जो आई कैप की हैं वो 100 साल पुरानी नहीं होंगी। बात समझ लगी है? वो किताबें जो आई कैप वाली हैं वो क्या होगी? डेप्रिशिएबल, क्योंकि वो 5 साल बाद खत्म बनेगी। लेकिन वो किताब जो 200 300 साल पुरानी है पढ़ी, वो भी किताब, वो उसकी लाइफ 5 साल नहीं है, वो फिर डेप्रिशिएट नहीं होगी। द रेगुलर लाइब्रेरी मटेरियल हाउएवर वुड नॉट यूजुअली मीट द डेफिनेशन ऑफ कलेक्शन। वो कहता है बाकी किताबें कलेक्शन नहीं है, वो एक स्पेसिफिक किताब क्या है? कलेक्शन है। बाकी किताबें डेप्रिशिएट होगी, वो वाली किताब डेप्रिशिएट नहीं होगी। एनपीओ होल्डिंग कलेक्शन एक्ट एज कस्टोडियन फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। कहता है किसी एनपीओ के पास अगर कोई कलेक्शन पड़ी है तो वो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो कस्टोडियन का दर्जा मिल जाएगा उसको, कि भाई तुम्हारे पास ये अमानत है। तुम ये नहीं कर सकते कि तुम्हें सर्दी लग रही थी तो तुमने इसके सफे फाड़ के आग लगा के हाथ सेक लिए।
बात सुनेगी नहीं लगी, वो तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं थी। कल को तुम ये नहीं कह सकते हो तो मेरी प्रॉपर्टी थी, मैं जो मर्जी करा, नहीं, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। मेरी बात समझा रही, ठीक है जी, है। हाँ, वो आपको मानता नहीं है ना। They undertake to protect and preserve the collection for public exhibition, education, and research. The existence of a policy requiring that any proceeds on the sale of collection item may be to be used to acquire additional item or for direct care of the collection provides evidence of the NPO's commitment to act as custodian of the collection. वो कहता है अगर कुछ चीजें बेच के आपने कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं तो वो पैसे भी आपने मजीद कलेक्शन पे ही लगाने हैं। Cost incurred in protecting and preserving collection is considered as a repair and maintenance and therefore recognized as expense। फॉर एग्जाम्पल कलेक्शन है, उसकी सिक्योरिटी के ऊपर आपने लोगों को सैलरियां दे रहे हो, क्या दे रहे हो, सैलरी, सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है कि यार इन्हें चीज़ें ध्यान रखी, इन्हें कोई हाथ ना मार जाए। तब उस बंदे को जो सैलरी दे रहे हो वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस का खर्चा है और वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, उसको आप कैपिटलाइज नहीं करेंगे। तो फिर आप उनसे कहेंगे उधार कर ला यार, अगले साल ले ली, ठीक है। सर्टन वर्क ऑफ आर्ट एंड हिस्टोरिकल ट्रेजर नॉट टू बी डेप्रिशिएटेड। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। Certain work of art and historical treasure may have lives that are so long as to be virtually unlimited। मतलब फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि कलेक्शन को आपने डिप्रिशिएट नहीं करना, क्यों नहीं करना, क्योंकि तो हो सकता है उनकी लाइफ इतनी ज्यादा हो, इतनी ज्यादा लाइफ हो कि आप उसको डिप्रिशिएट करेंगे तो शायद डिप्रिशिएशन उसकी 1 रुपया आए, ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है जी कि 14वीं सदी में, कि पता नहीं 12वीं सदी में एक बंदे ने बाइबल लिखी थी, ओके, वो बाइबल आज मिल गई आपको 2024 में जाके। तो अगर वो बाइबल ऑलरेडी 800 साल सर्वाइव कर चुकी है, तो फिर बाकी उसके सर्वाइवल की कितनी सदियां हैं आप तो नहीं ना डिटरमाइन कर सकते। वो इतनी गंदी हालत में, जिसने उसको प्रोटेक्ट भी नहीं किया था किसी बंदे ने, उस वक्त के हालात को सर्वाइव कर गई है, तो अभी तो प्रोटेक्शन के बड़े ज्यादा कवानीन मौजूद हैं। अभी तो ऐसी मेडिसिन है कि आप किसी बॉडी को भी 100 100 साल तक, 1000 1000 साल तक क्या कर सकते हो, प्रोटेक्ट कर सकते हो बैक्टीरिया से, वायरस से। तो अब वो किताब 1000 साल भी निकाल सकती है अगर आप उसको कोई ऐसी मेडिसिन लगा दें कि जिससे उसके सफ़े को कोई नुकसान ना हो, ठीक है जी। चलो जी, खत्म।